हाँ तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिसोल्यूशन चैप्टर, और डिसोल्यूशन चैप्टर का टॉपिक है रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली नहीं है, मैं बहुत शॉर्ट समरी के अंदर आप लोगों को पूरा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और कुछ ही देर में बस आपको समझ में आ जाएगा पूरा रियलाइजेशन का टॉपिक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर और वहाँ देखते हैं कि किस तरीके से हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए देखिए, ये है हमारा डिजिटल बोर्ड और इसके अंदर मैं सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो देखिए बच्चों, क्या होता है कि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जो अकाउंट बनने हैं पार्टनरशिप का, देखा जाए तो आखिरी चैप्टर है ये, और इसके अंदर जो अकाउंट बनने हैं वो कौन कौन से बनने हैं। पहला बनना है इसके अंदर रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर बनेगा बैंक अकाउंट। बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ का कन्फ्यूजन रहता है, सर एक बात बताएं, हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर और जो हमारा चल रहा था रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, उस पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, क्या रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन सेम है? तो आंसर है रियलाइजेशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम नहीं है, दोनों का बनाने का कंसेप्ट, दोनों का तरीका अलग है। डिसोल्यूशन में रिवैल्यूएशन नहीं रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट काफ़ी हद तक सेम है, और यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं बनती, यहाँ बनता है बैंक अकाउंट। बैलेंस शीट क्यों नहीं बनती? क्योंकि बैलेंस शीट वहाँ पर बनाई जाती है जहाँ पर आप अपनी बिजनेस को आगे लेके जाते हैं, अगले साल कंटिन्यू करते हैं। यहाँ आप अपने बिजनेस को बंद कर रहे हैं, तो यहाँ पर बैलेंस शीट ना बना के हम क्या बनाते हैं? बैंक अकाउंट। तो चलिए देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर किस तरीके से हम एंट्री करते हैं, कैसे कंसेप्ट है उसका पूरा। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर। ये देखिए, मैं आपको फॉर्मेट बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे, तो ये देखिए हम बनाएंगे इसके अंदर ये रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट वैसे ही बनेगा जैसे कि रिवॉल्यूशन अकाउंट का बनता है, पर फॉर्मा तो वैसे ही आप बनाएंगे, और लिख दीजिए यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखिए, ये साइड है डेबिट साइड एंड ये साइड क्रेडिट साइड। करना क्या है आपको, जब आपको क्वेश्चन दे रखा होगा तो क्वेश्चन के अंदर बेसिकली देखो हम अपने बिजनेस को बंद करने जा रहे हैं, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले सारी एसेट्स को, जितनी भी एसेट्स हैं सारी एसेट्स को आप डेबिट साइड के अंदर लिखेंगे। क्योंकि देखिए जब अपन यहाँ पर डेबिट साइड के अंदर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे यहाँ पर 2 फर्नीचर, 2 लैंड एंड बिल्डिंग, जो भी आपकी एसेट्स है, सन्ड्री एसेट्स आपको दे रखी हैं बैलेंस शीट के अंदर। क्वेश्चन के अंदर अपन को बैलेंस शीट दे रखा होता है, उसमें जो भी एसेट्स हैं वो सब अपन रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर मैं आपको बोलूं इससे जर्नल एंट्री बनाएं, तो आप इससे जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2 फर्नीचर, 2 लैंड एंड बिल्डिंग। इस बात का मतलब यही है कि फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, जितनी भी सन्ड्री एसेट्स अगर क्रेडिट हो रही हैं, इसका मतलब वो आपके अकाउंट से बंद हो रही हैं। आप अपने बिजनेस को बंद करने जा रहे हैं, तो उस अकाउंट को खत्म करके रियलाइजेशन अकाउंट में डाल रहे हैं। तो इसलिए आपके लिए सिर्फ याद रखना इतना ही काफ़ी है कि आप डेबिट साइड के अंदर सारी एसेट्स जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, अभी मैं इमेजनरी लिख रहा हूँ, वो सारी एसेट्स को हम यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। 2 डेटर, 2 लैंड एंड बिल्डिंग, 2 फर्नीचर, 2 स्टॉक एंड वॉट एवर, जो भी चीज़ें दे रखी होती हैं, 2 बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। और यानी मैं इन शॉर्ट लिख सकता हूँ कि जितनी भी हमारी सन्ड्री एसेट्स हैं वो सब हम यहाँ पर लिखेंगे, सन्ड्री एसेट्स। लेकिन कुछ एसेट्स ऐसे होती हैं जिनको रियलाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी रियलाइज होती हैं, उनको हम नहीं लिखते हैं यहाँ पर। और वो किसको नहीं लिखते? एक तो कैश इन हैंड को नहीं लिखते, आप कैश इन हैंड यहाँ नहीं लिखेंगे, और आप कैश एट बैंक भी यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ये दोनों एसेट्स आपकी यहाँ पर नहीं आती। इसके बाद ये सारी एसेट्स को यहाँ डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के ट्रांसफर करने के बाद अब आपको क्या काम करना होगा? क्रेडिट साइड के अंदर जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं वो सब आप यहाँ पर दिखाएंगे, जैसे कि बाय क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ठीक है। और किसी भी थर्ड पर्सन का लोन, याद रहे पार्टनर का लोन यहाँ नहीं आता, कोई भी थर्ड पर्सन का लोन होगा तो वो यहाँ पर आएगा, बाय थर्ड पार्टी लोन, XY लोन, जो भी होगा, लेकिन वो पार्टनर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी लाइबिलिटीज लिखने के बाद अब आप बच्चों के मन में एक सवाल उठेगा कि सर आप एक बात बताएं, क्या यहाँ पर कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा? देखो, मैं जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको मना किया कि कैश इन हैंड नहीं आता, कैश एट बैंक नहीं आता, इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि कुछ चीज़ें यहाँ पर भी नहीं आएंगी। और वो क्या चीज़ नहीं आएगी? एक तो कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, ठीक है, किसी भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा यहाँ पर, और करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी यहाँ पर नहीं आएंगे। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं तो वो भी नहीं आएंगे। और जो चीज़ें आप, अगर आपको याद होगी, जैसे कि अपन एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर या रिटायरमेंट में
आप जो भी रिजर्व्स को, जिस भी फंड्स को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटा करते थे, वो फंड्स रिजर्व्स यहाँ पर नहीं आएंगे, जैसे जनरल रिजर्व, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो भी सब यहाँ पर नहीं आएंगे। अब देखिए, हमने बेसिकली क्या चीज कर दिया, जितने भी रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी सन्ड्री एसेट्स थी वो एक बार हमने डेबिट साइड में लिख दिया, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जो भी दे रखा था, और जो लाइबिलिटी साइड के अंदर जो भी हमारे आउटसाइडेड लाइबिलिटीज थी वो लिख दिया कैपिटल, रिजर्व एंड पीएनएल अकाउंट को छोड़कर। अब हमें करना क्या होगा, अब बढ़ना होगा हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा होगा कि कौन कौन सी एसेट्स आपकी, जब ऑब्वियस सी बात है डिसोल्यूशन हो रहा है तो ये जरूर लिखा होगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि कौन कौन सी एसेट्स हमने बेची हैं। तो जो एसेट्स हमने बेची हैं उसकी इंफॉर्मेशन नीचे जरूर लिखी होगी। जैसे फर्नीचर आपने कितने में बेचा, तो आपको क्या काम करना है, यहाँ लिखना है बाई बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है बाई बैंक, और जो जो एसेट्स आपने बेची हैं वो सारी एसेट्स आपकी क्रेडिट साइड में आ जाएंगी, जिसकी इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखी है। एग्जाम्पल के तौर पे फर्नीचर की दे रखी है, आपने फर्नीचर लिख दिया, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग की दे रखी है, आपने लैंड एंड बिल्डिंग की हेडिंग के अंदर लिख दिया, ठीक है। मान के चलिए डेटर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हो सकता है सारी एसेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ना हो, कुछ एसेट्स के बारे में हो और कुछ एसेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ना हो। तो जिस एसेट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी उसको आप इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। स्टॉक के बारे में दे रखा है, स्टॉक लिख दो, मान लीजिए बिल्स रिसीवल के बारे में नहीं है तो उसको छोड़ दो। ये सारी हमारी जितने में हमारी एसेट्स रियलाइज हुई हैं यानी बेची गई हैं उसको हम बाई बैंक करके लिखते हैं। सेम बात इसी तरीके से जैसे कि एसेट्स बेचते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, हमने उसको बाय बैंक करके लिखा। सेम चीज बताना चाहता हूं कि अगर लायबिलिटीज के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जैसे क्रेडिटर्स को कितने में पे ऑफ किया या बिल्स पेबल को कितने में पे ऑफ किया, तो हम उसको टू बैंक करके दिखाएंगे, ठीक है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको ध्यान में रहे। हम उसे टू बैंक करके दिखाएंगे कि आपने क्रेडिटर्स को कितने में रियलाइज किया, आपने बिल्स पेबल को कितने में रियलाइज किया, तो वो सब चीजें हम टू बैंक करके दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है। बिल्स पेबल कितने में रियलाइज हो गया तो वो यहाँ पर आएगा। अब मन में एक सवाल उठता है, सर, मैंने कहा बोलो सर, आपने ये बात बोली कि जिस एसेट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती हम उसको बाई बैंक करके नहीं लिखते क्योंकि बता ही नहीं रखा कि कितने बेची है। सर क्या लायबिलिटी के अंदर भी ऐसा ही होता है, जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो तो उसको हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर? मैंने कहा नहीं बेटे, लायबिलिटीज के अंदर ऐसा नहीं होता। लायबिलिटी के केस के अंदर मान के चलिए no information is given for bills payable, no information, no additional information is given for bills payable। कोई बता नहीं रखा था कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि बिल्स पेबल को हमने कितने में बेचा है, मतलब कितने में हमने पे ऑफ किया है, ये कुछ नहीं दे रखा था। तो ऐसे केस के अंदर भी क्या हम उसको अपने डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के दिखाएंगे? तो मेरा जवाब है हाँ। इन केस कि अगर आपको किसी लायबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अगर नहीं भी दे रखी, उसके बावजूद भी हम उसको एज इट इज, जो आपकी बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी है उसे हम बुक वैल्यू कहते हैं, उसको एज इट इज हम टू बैंक करके दिखा देंगे। यानी लायबिलिटी के केस के अंदर थोड़ा सा एसेट से अलग है, हालांकि नो डाउट लायबिलिटीज को आप टू बैंक करके दिखाते हैं, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जिस लायबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उसको भी हम टू बैंक करके दिखाएंगे। यहां तक उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को अच्छी तरीके से मेरी बात समझ में आ गई होगी। और अब आगे की बात अगर मैं करूं तो मैं आपको ये बात बताऊंगा कि मान के चलिए क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा होता है कि एसेट्स को बेचने की जगह कोई पार्टनर अगर एसेट्स को ले गया, अगर ऐसा लिखा है एसेट्स को बेचने की जगह अगर कोई पार्टनर ले गया, ए बी सी कोई भी पार्टनर ले जाता है, तो भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके एसेट्स टेकन ओवर ब्रैकेट में लिखते हैं, उसका एसेट्स का नाम, पार्टनर का नाम लिखते हैं। जैसे मान के चलिए एक्स ले गया तो भाई एक्स कैपिटल, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर थे, एक्स ले गया तो भाई एक्स कैपिटल, वाई ले गया तो भाई वाई कैपिटल, जो भी एसेट वो ले जाता है, ठीक है। सेम केस किसके अंदर लागू होता है? सेम केस लागू होता है आपका, सेम केस आपका लागू होता है लायबिलिटी साइड में कि मान के चलिए लायबिलिटी को पे ऑफ करने की बजाय, मतलब पे ऑफ करने की बजाय कोई पार्टनर ने अगर जिम्मेदारी उठा रही है लायबिलिटी को लेने की, पे ऑफ करने की, मान के चलिए वाई ने उठा ली तो टू वाइस कैपिटल करके लिख देंगे, यानी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर कोई भी पार्टनर किसी लायबिलिटी को ले जाता है तो उम्मीद है यहाँ तक की बात भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। लायबिलिटी टेकन ओवर टू पार्टनर्स कैपिटल और एसेट्स टेकन ओवर बाई पार्टनर्स कैपिटल आ जाता है अगर किसी भी पार्टनर ले गया है कोई। तो उम्मीद है यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी आपको। और ऐसा भी होता है कि कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा दे दें, इंफॉर्मेशन दे दें, ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर कोई एसेट्स रिकॉर्डेड नहीं थी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी। एग्जाम्पल के तौर पे मशीनरी, देयर इज वन ऑफ द मशीनरी वैल्यू ₹1 लाख, नॉट रिकॉर्डेड इन द प्रीवियस बैलेंस शीट, नाउ टू बी रिकॉर्डेड, ऐसा लिखा हुआ अगर होता है,
अगर क्वेश्चन में दे रखा होता है कि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं, अगर वो आ जाती हैं और अब आपको उसको रिकॉर्ड करना होता है, तो आप उसको बाय बैंक की हेडिंग में ही दिखाएंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो ये इसके नियम है जो इनको सारे याद रखने हैं। और सेम पॉइंट अगर आता है हमारी लायबिलिटी के ऊपर, अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है तो आप उसको टू बैंक करके दिखाएंगे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब आती है बात, सर मैंने कहा बोलो सर क्या इसके अंदर गुडविल का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट होता है? तो जवाब है नहीं। जैसे कि आप बाकी की एसेट्स को ट्रीट करते हो वैसे आप गुडविल को भी ट्रीट करेंगे। क्वेश्चन के अंदर मान के चलिए बैलेंस शीट में अगर गुडविल दे रखी होती है, अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखा है कि गुडविल को हमने इतने में सेल आउट कर दिया या उसको इतने में रियलाइज कर दिया, तो सबसे पहले आप डेबिट साइड में टू गुडविल लिखें, जितने में सेल आउट कर दिया उसको बाय बैंक करके लिखें। मान के चलिए अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखा हुआ कि गुडविल को हमने सेल आउट किया, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ठीक है, जैसे मैंने बताया था बाकी हम एसेट्स को जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है हम उसको बाय बैंक करके नहीं दिखाते, डेबिट साइड में दिखाएंगे, दिखा देंगे, ठीक है। और लास्ट एंड द फाइनल, अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी हुए हैं, क्वेश्चन के अंदर लिखा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो आप उसको टू बैंक करके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिखाते हैं, टू बैंक करके एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन दिखाते हैं। फिर ये सारी चीजें होने के बाद फाइनली जो रियलाइजेशन अकाउंट का हम बैलेंसिंग फिगर करते हैं, या तो बैलेंसिंग फिगर में टू प्रॉफिट आएगा या फिर बाय लॉस आएगा। और वो प्रॉफिट और लॉस आप लोग जानते हैं कि सभी पार्टनर्स में बढ़ जाते हैं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, तो यहाँ पर हम निकाल देंगे रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस। उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ये इसका बेसिक फंडामेंटल है और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, आपको बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो चलिए बच्चों, ये देखिए ये है हमारा क्वेश्चन और रियलाइजेशन के ऊपर ये एक पूरा क्वेश्चन है। और अगर अब तक बच्चों ने इसको स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो वीडियो को जल्दी से पॉज कर दें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आप आफ्टर द क्लास इसको आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से होना है। जैसे कि मैंने आपको नियम बताए, जो तरीका बताया उसी तरीके से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होना है। सबसे पहले देखो मैं बनाऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो देखिए ये है आपका रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। मेरे साथ साथ फटाफट से आप लोग फॉर्मेट बना लें। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमें क्या काम करना है, सारी एसेट्स को डेबिट साइड में लिख देना है। तो आप भी सारी एसेट्स को डेबिट साइड में लिख दें। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है 2,40,000 की, मशीनरी दे रखी है 80,000 की। तो देखिए बच्चों, अब आप लोग देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कि जितनी भी एसेट्स दे रखी थी मैंने सारी लिख दी है। जैसे देखिए लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हुआ है 2,40,000 की, मैंने डेबिट साइड में 240 लिख दिया। मशीनरी लिखा हुआ है 80,000, मैंने मशीन को भी लिख दिया 80,000 का। फिर लिखा हुआ है स्टॉक 109,600, मैंने स्टॉक को भी लिख दिया। डेटर्स लिखे हुए थे 80,000 लेस प्रोविजन 3,600। देखिए मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है डेटर्स, ये देखिए डेटर्स लिखे हुए हैं 3,600 के, प्रोविजन लेस है, बाहर 76,400 है। यहाँ पर जाके बच्चों को कंफ्यूज होने लगता है कि सर कौन सा डेटर का अमाउंट दिखाएं। मैंने कहा बच्चों कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको डेटर का अमाउंट दिखाना है ग्रॉस अमाउंट, जिसमें प्रोविजन लेस किया हुआ नहीं होता, यानी 80,000। तो हमने यहाँ पर दिखा दिया 80,000, और जो प्रोविजन होते हैं उसको हमेशा हमको क्रेडिट साइड में दिखा देना चाहिए। क्रेडिट साइड में दिखाने का मतलब यही है कि वो उसके अंदर से हमने लेस कर दिया। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वो क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखे हैं 3,600 के, और अपन ने 3,600 दिखा दिया। और अब सारी एसेट्स होने के बाद अब बारी आती है लायबिलिटी साइड की। तो आप लायबिलिटी साइड में क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं कि कैपिटल को छोड़कर केवल एक ही आउटसाइडेड लायबिलिटी है और वो है क्रेडिटर्स। तो हम यहाँ पर दिखा देंगे क्रेडिटर्स बाय क्रेडिटर्स, ठीक है। ये देखिए क्रेडिटर्स कितने हैं 40,000 के, तो मैंने 40,000 दिखा दिया। ये सारी चीजें करने के बाद अब बारी आई एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ने की। अब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये देखेंगे कि कौन कौन सी एसेट्स हमारी बिकी हैं। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव डेट, एसेट्स रिलीज, स्टॉक 90,000 है, तो रिलीज कर रहे हैं स्टॉक को। तो आप बाय बैंक करके लिखें, बाय बैंक स्टॉक, स्टॉक कितना आ जाएगा 90,000 का। बाय बैंक एक बार हेडिंग डाल दीजिए और उसके नीचे बस लिखते चले जाइए। मशीनरी 20% लेस देन द बुक वैल्यू। आप देखें ऊपर 80,000 है, उसका 20% निकालें तो हमारे पास आता है 16,000, वो लेस कर देंगे अपन, ठीक है। तो डेटर्स नहीं मशीनरी, सॉरी मशीनरी है हमारे पास, मशीनरी, ठीक है। मशीनरी हमारे पास 20% लेस देन द बुक वैल्यू है, 80,000 में से 20% लेस कर देंगे। तो चलिए
80,000 में से 20% लेस कर देते हैं तो हमारे पास 64,000 आएगा 20% लेस करने पर। 16,000 आता है 20% लेस कर दिया 80,000 में से 64 आएगा। फिर उसके बाद आता है डेटर 70,000 में रिलीज हुए हैं। आपको बिना सोचे समझे कोई प्रोविजन पे ध्यान नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, बस जितने में डेटर रिलीज किए हैं आप वो डेटर का अमाउंट लिख दें। यहाँ पर लिखा हुआ है डेटर्स की वैल्यू 70,000, तो मैंने 70,000 लिख दिया। और फिर उसके बाद देखिए लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हुआ है 60% मोर देन द बुक वैल्यू। तो लैंड एंड बिल्डिंग ऊपर 2,40,000 थी और लिखा हुआ है 60% बुक वैल्यू ज्यादा पे बेच रहे हैं अपन उसको, तो 2,40,000 प्लस 60,000 है ना। तो यहाँ आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 मोर है तो 240 में 60 जोड़े 3 लाख आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने सारी एसेट्स की वैल्यू कर ली। अब देखिए सारी एसेट्स को की वैल्यू को जोड़ने के बाद हमारे पास आ रहा है 5,24,000। अब देखिए 5,24,000 आ गया। अब बारी आती है लाइबिलिटी साइड की। अब हम पे ऑफ करेंगे लाइबिलिटी को। नीचे इन्फॉर्मेशन देखो लिखी हुई है, जिस एसेट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमने उसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, ये देखिए स्टॉक आ गया, स्टॉक के बारे में था, मशीन के बारे में भी आ गया, डेटर्स के बारे में भी आ गया, देखिए लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में भी आ गया। इनफैक्ट यहाँ पे सारी एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। मान के चलिए अगर किसी एसेट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हम उसको इग्नोर कर देते। अब आ रही है बात क्रेडिटर्स के बारे में। क्रेडिटर्स को हम 5% लेस पर पे ऑफ करेंगे। तो क्रेडिटर्स है 40,000 का 5% निकालो तो आपके पास आता है 2,000 और उसको पे ऑफ जो करने जा रहे हैं हम 5% लेस करके, तो टू बैंक करके लिखें यहाँ पर क्रेडिटर्स 38,000 आ जाएगा, क्योंकि 40,000 का 5% 2,000, 40,000 में से 2,000 लेस किए 38,000 में पे ऑफ कर देंगे। एक्सपेंसेस ऑफ द रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹2,400। तो और कोई लाइबिलिटी है नहीं। अगर कोई भी लाइबिलिटी होती, मान के चलिए बिल्स पेबल होता या कोई अदर लाइबिलिटी होती जिसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो उसको भी मैं टू बैंक करके लिखता। यहाँ पर एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन दे रखे हैं, मैंने इसको टू बैंक करके एक्सपेंसेस लिख दिए ऑफ रियलाइजेशन, तो ये आ जाएगा 2,400। अब मोर और लेस मैंने सारी चीजें लिख चुका हूँ और अब मुझे करना है इसका बैलेंसिंग फिगर। तो देखिए बच्चों इसका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है टू प्रॉफिट 17,600 और जिसको आप अपने पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे मोटू और पतलू 2 पार्टनर थे, एम एंड पी, और इनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर देखो आपको प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो दे रखा है 3:2 का, और हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एम के हिस्से में आ जाएगा 10560 और पी में आ जाएगा 7040, और यहाँ हम इसका लिख देंगे टोटल 567,600, 567,600। तो यही सारे कंसेप्ट है रियलाइजेशन अकाउंट का, और जितने भी क्वेश्चन होने हैं वो इसी के इर्द गिर्द और इन्हीं रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर चलने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे आने वाले कंसेप्ट के लिए भी, शॉर्ट रिवीजन के लिए, शॉर्ट समरी के लिए, फटाफट से अपना कोर्स को कंप्लीट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने रहे मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।